नमस्कार दोस्तों, मैं सुखेश स्वागत करता हूं आपका टैली सीखो की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, हम सब चाहते हैं हमें अकाउंटिंग बहुत अच्छे तरह से आ जाए और हम खुद का या अपने व्यापार का, अपने बिजनेस का हिसाब किताब आसानी से रख सकें। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको हमारा ये वीडियो आज पूरा देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग की शुरुआत किस तरह से की जाए, उसे किस तरह से सीखा जाए, वो सब बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अकाउंटिंग यानी हिसाब किताब या तो हम मैनुअली रख सकते हैं, यानी हाथ से रख सकते हैं, या फिर कंप्यूटर पर भी रख सकते हैं। और जब बात आती है कंप्यूटर पर तो अकाउंट्स रखने की और जब बात आती है कंप्यूटर पर अकाउंट्स रखने की तो फिर हमारे दिमाग में एक ही सॉफ्टवेयर का नाम याद आता है, वो है टैली। जी हाँ दोस्तों, टैली एक मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ अकाउंटिंग की फील्ड में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन टैली सीखने से पहले आपको अकाउंट्स के बारे में पूरा नॉलेज देना होगा। बात करते हैं अकाउंटिंग की। दोस्तों, अकाउंटिंग जो टर्म है उसका अपना ही एक मीनिंग होता है। मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ। एक कहावत है जो मैंने बहुत पहले सुनी थी कि पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज़ से ले। कि पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज़ से ले। ये बहुत प्राचीन कहावत है दोस्तों, जिसमें कहा गया है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को करने से पहले हमें उसकी रसीद, उसका प्रमाण यानी वॉचर, यानी समझो उसका बिल लेना चाहिए। उसके आधार पर ही उसका हिसाब करना चाहिए, ताकि भविष्य में उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी विवाद होता है तो हम उस रसीद के माध्यम से उस विवाद को समाप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं अकाउंटिंग के बारे में। Accounting is the mainly concerned with business entities as well as non-business entities such as school, colleges, hospitals, government, etc. Also make enough use of accounting for keeping records of their money or financial transaction. ये बोलता है अकाउंटिंग का जो मेन रिलेशन है वो बिजनेस व्यावसायिक संस्थाओं के साथ है एज वेल एज नॉन बिजनेस एंटिटीज़ के साथ भी है, जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ये क्या करते हैं, अकाउंटिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ के लिए करते हैं? अपने पैसे का हिसाब रखने के लिए करते हैं। किस चीज़ के लिए करते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वित्तीय जो लेन देन होती है, पूरे साल में जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई होती है उसका ब्यौरा रखने के लिए ये क्या करते हैं, अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। अ बिजनेसमैन हु हैज़ इन्वेस्टेड हिज कैपिटल इन अ बिजनेस would like to know whether his enterprise is making profit or incurring loss. एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी जिसने बिजनेस को चलाने के लिए अपनी पूंजी लगा रखी है, अपना पैसा लगा रखा है, वह एक निश्चित अवधि में यह जानना चाहेगा क्या उसका व्यवसाय प्रॉफिट कमा रहा है या फिर लॉस में है। What is the position of his business assets and business liabilities as on a given date? उसके बिजनेस की जितनी भी संपत्तियां हैं या फिर लाइबिलिटीज है एक निश्चित अवधि में उसकी स्थिति क्या है, ये भी वो जानना चाहेगा। He would also like to know whether his capital in the business has increased or decreased and so on. और वह यह भी जानना चाहेगा उसने जो कैपिटल बिजनेस में लगा रखी है एक निश्चित अवधि में क्या वो बढ़ रही है या फिर घट रही है। A business enterprise of even medium size deals with many customers, employees and suppliers, with the result that it has to record thousands of transactions every year. एक छोटा सा व्यवसाय अगर किसी का होता है, किसी की छोटी सी शॉप होती है, उसके भी बहुत सारे कस्टमर होते हैं। कस्टमर मीन्स ग्राहक होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयज़ मीन्स कर्मचारी होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, आपूर्तिकर्ता होते हैं, जिनसे हम सामान खरीदते हैं वो होते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है, हज़ारों के हिसाब से उसकी ट्रांजैक्शन हर साल होती है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल द ट्रांजैक्शन इन माइंड। ये पॉसिबल नहीं है इन सारी ट्रांजैक्शन को दिमाग में याद रख पाना। हेंस इसीलिए देयर इज
need for a systematic and timely recording of numerous business transactions in order to get the necessary information in respect of profit or loss, assets and liability and capital of business unit. इसलिए हमें सिस्टमेटिकली मीन्स सुव्यवस्थित तरीके से या फिर टाइमली मीन्स जिस तारीख को वो ट्रांजैक्शन वो लेन देन हो रहा है उसी तारीख को वो रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है, ताकि हमें बिजनेस से संबंधित आवश्यक जानकारी मिल पाए। किस चीज़ की जानकारी मिल पाए? प्रॉफिट एंड लॉस की, क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, असेट्स हमारे बिजनेस में कितनी है उसकी जानकारी मिल पाए, हमारी देनदारियां कितनी है बिजनेस की उसकी जानकारी मिल पाए, या फिर बिजनेस की जो कैपिटल है क्या वो बढ़ रही है घट रही है उसकी जानकारी मिल पाए। Accounting plays an important role in achieving this purpose by recording business transactions in a systematic and orderly way to group and arrange them in the form of easily understandable financial statement, profit and loss account, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अकाउंटिंग जो टर्म है इसने ये रोल अदा किया है, किस चीज़ का रोल अदा किया है? बिजनेस जो ट्रांजैक्शन है उसको टाइमली सिस्टमेटिकली तरीके से रिकॉर्ड करने का रोल इसने अदा किया है, जिसकी सहायता से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट को ईजिली आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। कुछ एक और टर्म भी है जिनके बारे में हमारे को जानना बहुत आवश्यक है। अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। यहाँ से एक डेफिनेशन इसकी निकल कर सामने आती है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट ऑफ लिस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। जो लेखांकन है उन लेन देनों व धारणाओं जो कि वित्तीय प्रकृति के हैं को लिखने वो अभिलेख करने की कला है, ताकि उनका वर्गीकरण किया जा सके, उनका सारांश प्रस्तुत किया जा सके या फिर उनके परिणामों को व्यक्त किया जा सके। बात करते हैं ट्रांजैक्शन की। क्या है ट्रांजैक्शन, क्या होती है? अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पर्सन। ट्रांजैक्शन में शामिल क्या है? गुड्स का आदान प्रदान, सेवाओं का आदान प्रदान दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में। मैंने आपको लैपटॉप दिया, बदले में आपसे पैसे लिए, तो ये ट्रांजैक्शन होती है। इसका बिल मिलता है, वाउचर मिलता है, उस बिल या वाउचर को हमें रिकॉर्ड करना होता है। Recording. It means that the money transaction must be written down as early as possible in the book of accounts. इसका मतलब ये है कि पैसे से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उनको जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल के लिए जर्नल, कैश बुक, डे बुक एट्सेट्रा ये सभी रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ की जाने वाली अकाउंट्स की बुक्स है। So that a complete record is available about business activity, ताकि हमें बिजनेस से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती है उसका एक कंप्लीट रिकॉर्ड हमें मिल। नेक्स्ट जो चीज़ है समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, सारांश प्रस्तुत करना या फिर उसकी व्याख्या करना। टू समराइज मीन टू ब्रिंग टुगेदर अ नंबर ऑफ आइटम एंड एक्सप्रेस दैम इन अ सिंगल आइटम। समराइज का मतलब है बहुत सारी आइटम को इकट्ठा करना और उसको एक नाम दे देना, एक ग्रुप के अंदर ढाल देना। द अकाउंट्स ऑफ वेरी कस्टमर आर ग्रुप्ड अंडर अ सिंगल टाइटल ऑफ डेटर्स। बहुत सारे कस्टमर होते हैं, बहुत सारे ग्राहक होते हैं, उनको हमने एक ग्रुप के अंदर रखा है जिसका हमने टाइटल दिया है डेटर। एंड सो आर द अकाउंट्स ऑफ सप्लायर्स अंडर द टाइटल ऑफ क्रेडिटर्स। जो सप्लायर्स होते हैं, पूर्तिकर्ता होते हैं, जिनसे हम सामान खरीदते हैं, उनको भी हमने एक टाइटल के अंदर, एक ग्रुप के अंदर रखा है जिसको कि हम कहते हैं क्रेडिटर्स। All accounts of revenue and expenses are recorded in the profit and loss account. To get one figure of profit and loss,
रेवेन्यू, आय से संबंधित या खर्चे से संबंधित जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का एक अमाउंट मिल जाए। The art of summarizing involves the preparation of the profit and loss account, balance sheet and other report. समराइजिंग में क्या क्या शामिल है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना, बैलेंस शीट को बनाना या फिर कुछ एक अदर रिपोर्ट होती है उसको बनाना इसमें शामिल है। अब हम अकाउंटिंग साइकिल के बारे में जानेंगे। ये जो अकाउंटिंग साइकिल है ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और 31 मार्च को ये क्लोज होती है, जो कि हमारे स्टार्ट होती है ट्रांजैक्शन से, लेन देन होता है, वोचर बनते हैं, बिल बनता है, उसको हमें रिकॉर्ड करना होता है। रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंट्स की बुकें बनी है, डे बुक, जर्नल, कैश बुक, इसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं। इसके बाद जो हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की होती है उसको हम क्लासीफाई करते हैं लेजर के माध्यम से। हर एक चीज़ का लेजर अलग अलग तैयार कर सकते हैं, जैसे सैलरी के लिए अलग अकाउंट लगा दिया, आपके राम के लिए अलग, फर्नीचर के लिए अलग, सब चीज़ के लिए यहाँ पे अलग अलग अकाउंट मेंटेन किया जाता है। लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनता है लेजर की सहायता से। लेजर के जो हमने क्लोजिंग बैलेंसेस किए होते हैं उसकी सहायता से ट्रायल बैलेंस बनता है, और ट्रायल बैलेंस की सहायता से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, जिसे कि हम व्यापारिक खाता या फिर लाभानी खाता कहते हैं। यहाँ से हमें बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस का पता लगता है, क्या हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है फिर या फिर लॉस में जा रहा है। नेक्स्ट जो आपका स्टेप रहता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी ट्रायल बैलेंस की सहायता से प्रिपेयर की जाती है। बैलेंस शीट से हमें बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है, वित्तीय स्थिति होती है, उसका पता लगता है। यहाँ से हमारी देनदारियाँ कितनी है उसका पता लगता है, संपत्तियाँ हमारे कितनी रही है, कैश इन हैंड हमारे पास कितना है, बैंक बैलेंस हमारे पास कितना है, इन सब की जानकारी मिलती है। कैपिटल जो हमने बिजनेस में लगा रखी है क्या वो बढ़ रही है या फिर घट रही है, इसकी जानकारी मिलती है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, विश्लेषण करना, व्याख्या करना, किस चीज़ के पास जो भी इसकी इंटरेस्टेड पार्टीज होती है उसके पास हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं, इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जो भी हमने रिपोर्टें तैयार की होती, बैलेंस शीट तैयार की है, ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया है, लेजर तैयार किए हैं, कौन किसके पास विश्लेषण करना होता है या फिर किसको इसकी ज़रूरत होती है। मालिक को इसकी ज़रूरत हो सकती है, कोई भी ग्राहक कल दिन हमारे पास आ सकता है, पूछ सकता है मेरी स्टेटमेंट क्या है, पूरे साल का विवरण मुझे बताओ, या फिर बैंक में आपको स्टेटमेंट देनी पड़ सकती है, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको इसकी स्टेटमेंट देनी पड़ सकती है। तो ये कुछ एक इंटरेस्टेड पार्टीज है जिनके पास हम इसकी व्याख्या या फिर इसका विश्लेषण कर सकते हैं। ये आपकी अकाउंटिंग साइकिल है जो कि हर एक बिजनेस में 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और 31 मार्च को ये क्लोज हो जाती है, और हर साल ये प्रोसेस इसका चलता रहता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका बुक कीपिंग का। इट इज कंसर्न विद रिकॉर्ड कीपिंग और मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांजैक्शन है उसको हम अकाउंट्स की जो बुक्स होती है उसमें हम रिकॉर्ड करके रखते हैं। The bookkeeping can be performed by person having limited knowledge of accounting। बोलते बुक कीपिंग का काम वो पर्सन कर सकता है जिसको अकाउंटिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज है। At present this function is mainly done by computers। आज की डेट में ये जो काम है कंप्यूटर के द्वारा ही किया जा रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अकाउंट्स क्या होता है। अकाउंट्स इज अ स्टेटमेंट in which all transaction for a particular certain period relating to a particular person, assets, income and expenditure are recorded in one place। अकाउंट्स क्या है? एक तरह की स्टेटमेंट है जिसमें बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है, चाहे वो किसी पर्सन से रिलेटेड हो या फिर असेट्स से रिलेटेड हो या इनकम या फिर एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो, उनको एक जगह पे रिकॉर्ड करके रखा जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अकाउंट इज टी फॉर्म इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मानी जाती है। इसकी 2 साइडें होती है, एक को हम डेबिट और दूसरी को हम क्रेडिट कहते हैं।
कैपिटल क्या चीज होती है? या ऐसी राशि को प्रस्तुत करता है जो मालिक ने, प्रोप्राइटर मीन मालिक ने बिजनेस को चलाने के लिए इन्वेस्ट की होती है, या तो कैश के जरिए या गुड्स के जरिए या फिर कुछ अलग तरीके से। इट इज आल्सो कॉल्ड ओनर इक्विटी। इसको ओनर इक्विटी भी कहा जाता है और नेट वर्थ भी कहा जाता है। कैपिटल का हमेशा बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस होता है। अब हम देखेंगे डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। बोलते हैं और जितने भी अकाउंट्स के टाइप्स है वो आधारित है डेबिट और क्रेडिट पे। स्टिल फिर भी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट। जो इसकी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको डेबिट कहा जाता है, और ये जो राइट हैंड साइड है अकाउंट्स की, इस राम अकाउंट की, ये क्या कहलाएगी? इसकी क्रेडिट साइड। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। ये राम अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड है, इसकी क्रेडिट साइड है। अगर इस डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है इस क्रेडिट साइड से, तो राम अकाउंट की डेबिट बैलेंस माना जाएगा। अगर ये साइड इसकी ज़्यादा है, ये साइड कम है, तो राम अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस माना जाएगा। ड्राइंग क्या होती है अब हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट जो टर्म है हमारी ड्राइंग। बिजनेस का स्वामी अगर बिजनेस से अपने निजी इस्तेमाल के लिए या फिर घरेलू इस्तेमाल के लिए पैसे या फिर गुड्स निकालता है तो वो उसकी ड्राइंग कहलाती है। इसमें एग्जांपल आ जाता है LIC, इनकम टैक्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाइबिलिटी के बारे में। लाइबिलिटी आपकी देनदारी होती है। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओव्स टू आउटसाइडर। या ऐसी राशि को प्रस्तुत करता है जो कंपनी ने आउटसाइडर से ले रखी होती है। आपकी लाइबिलिटी दो तरह की होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या फिर फिक्स लाइबिलिटी भी कहते हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जिसे करंट लाइबिलिटी भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मीन्स ऐसी लाइबिलिटी जिसका भुगतान हमें 1 साल से अधिक अवधि में करना होता है, उसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर, बॉन्ड एटसेट्रा आ जाते हैं। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ या फिर करंट लाइबिलिटीज मीन्स जिसका भुगतान हमें 1 साल की अवधि में ही देना होता है, उसे हम करंट लाइबिलिटी कहते हैं। जिसमें कि एग्जांपल आपके क्रेडिटर्स हो गए, जिनसे हमने सामान खरीदा होता है, उनको पैसे देने होते हैं। कुछ एक लोन शॉर्ट टर्म होते हैं, बिल देने होते हैं, या फिर कुछ एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने नहीं दिए होते हैं, वो भी पेड करने होते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो असेट्स का होता है। असेट्स हमारी संपत्ति है। संपत्ति जो भी आपके बिजनेस में आपकी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है वो आपकी क्या है? संपत्ति है। और इसमें शामिल वो पैसा भी है, जो पैसा आपने दूसरों से लेना है वो भी आपकी संपत्ति कहलाती है। क्लासिफिकेशन की गई है असेट्स की। तो ये फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल, एक एक करके इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले फिक्स्ड असेट्स के बारे में जानते हैं। फिक्स्ड असेट्स रेफर टू those assets which are hold for continued use in the business for the purpose of producing goods or services and are not meant for resale। ये ऐसी संपत्तियां होती हैं जिनको बिजनेस में निरंतर इस्तेमाल के लिए खरीदा जाता है, या फिर गुड्स को प्रोड्यूस या फिर सेवाओं को देने के उद्देश्य से खरीदा जाता है। इनको हम बेचने के पर्पज से नहीं खरीदते, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल एंड फर्नीचर। ये क्या है? कुछ एक एग्जांपल है फिक्स्ड असेट्स। सेवाओं को देने के उद्देश्य से इन सब को खरीदा जाता है, बेचने के लिए इनको नहीं खरीदा गया होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे करंट असेट्स। करंट असेट्स ऐसी संपत्ति होती है जिनको कि बेचने के पर्पज से खरीदा जाता है, जिनको कि प्रबंधाधिकारी अगर चाहे कन्वर्ट करना कैश में तो एक अकाउंटिंग पीरियड में इसको कन्वर्ट भी कर सकता है कैश में। इसके कुछ एक एग्जांपल कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल एंड स्टॉक, चाहे वो फिनिश्ड है चाहे वो इन प्रोग्रेस में है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेंजिबल असेट्स। ऐसी संपत्तियां होती है जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जैसे कि आपके बिल्डिंग है, मशीनरी है, कैश है, स्टॉक है एट्सेट्रा। इंटेंजिबल असेट्स ऐसी संपत्तियां होती है जो जिन्हें हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, फिर भी वो हमारी असेट्स होती है। तो इसके कुछ एक एग्जांपल है गुडविल है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क है। ये इंटेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल है।
नेक्स्ट हम देखेंगे डेटर्स। डेटर्स होता क्या? डेटर जो टर्म है वो रिप्रेजेंट करता है ऐसे पर्सन को या फिर ऐसी फर्म को, ऐसे पर्सन या ऐसी फर्म को प्रस्तुत करता है ये डेटर जो टर्म है, जिनको हमने सामान उधारी में बेचा है या फिर कुछ एक सेवाएं हमने उधारी में उनको दे रखी है और उनसे जो पैसा है वो अभी तक हमने लिया नहीं है, मतलब कि उनसे पैसा हमने लेना है, उनको हम क्या कहेंगे? डेटर कहेंगे। नेक्स्ट आपका क्रेडिटर। क्रेडिटर एक ऐसी टर्म है जो रिप्रेजेंट करती है उन पर्सन को, प्रस्तुत करती है उन व्यक्तियों को या फिर उस फर्म को प्रस्तुत करती है जिनसे हमने सामान खरीदा है या फिर उनसे हमने सेवाएं उधारी में ले रखी है और उनको हमने पैसा देना है, उसे कहेंगे हम क्रेडिटर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग पीरियड के बारे में। द ड्यूरेशन फॉर विच अकाउंट्स बुक्स आर प्रिपेयर्ड इज नॉन एज अकाउंटिंग पीरियड। ये एक ऐसी ड्यूरेशन होती है जिसमें अकाउंट्स से रिलेटेड जितनी भी बुक्स है वो प्रिपेयर की जाती है, उसे अकाउंटिंग पीरियड कहा जाता है। यह 12 महीने की ड्यूरेशन होती है जो कि हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ये क्लोज हो जाता है। आमतौर पर हर बिजनेस में ये 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है, 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। बहुत कम ऐसे बिजनेस है जहां आपको ये 1 जनवरी से स्टार्ट होता हुआ दिखेगा और 31 मार्च को क्लोज होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डबल एंट्री सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल अमाउंट। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस प्रणाली के अनुसार बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो 2 अकाउंट को इफेक्ट करती है, एक कैश दूसरा रोहित, और ऑपोजिट इनकी डायरेक्शन होती है, एक आपका डेबिट साइड में है दूसरा आपका क्रेडिट साइड में, और इक्वल इसमें अमाउंट डाला जाता है, इक्वल अमाउंट है। देयर कैन बी नो ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस विच अफेक्ट्स ओनली 1 अकाउंट और विच हैज़ ओनली 1 एस्पेक्ट। ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में नहीं है जिसका कि एक अकाउंट होता है या फिर एक ही पहलू होता है। द अमाउंट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन इज रिटन ट्वाइस। हर एक ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट है 2 बार लिखा जाता है, एक बार डेबिट में और दूसरी बार क्रेडिट में। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम रोहित। रोहित से हमने 10,000 लिए। इसकी हम एंट्री करते हैं, किस तरीके से पोस्ट करते हैं वो मैं बताता हूँ। कैश अकाउंट इज रिसीविंग बेनिफिट। कैश अकाउंट में हमारा बेनिफिट हो रहा है क्योंकि कैश इसमें आ रहा है, हैंस इसलिए कैश को हम क्या करेंगे? डेबिट साइड में लिखते हैं। वेयर एज, जबकि जो रोहित है वो गिवर है, देने वाला है, इसलिए इसका जो अकाउंट है इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो जो हमारी डेबिट वाली टर्म होती है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो फॉर्मेट बना हुआ है, ये बना हुआ है जर्नल का। जर्नल जिसमें कि ट्रांजैक्शन को फर्स्टली रिकॉर्ड किया जाता है। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेट बना होता है। डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। डेट में किस तारीख को ट्रांजैक्शन हो रही है वो डेट डाली जाती है। पार्टिकुलर में जो ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे होते हैं उनको हम यहाँ पे लिखते हैं। लेजर फोलियो में पेज नंबर डाला जाता है कि किस पेज पे आप ये एंट्री कर रहे हैं, और डेबिट DR या फिर क्रेडिट CR में हम क्या करते हैं, जो ट्रांजैक्शन का अमाउंट होता है वो डाला जाता है। डेबिट साइड में जो भी चीज़ होती है उसको सबसे पहले टॉप में लिखा जाएगा, क्योंकि कैश अकाउंट इसमें डेबिट है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट लिखा हुआ है और अमाउंट आगे डाला हुआ है। जो भी क्रेडिट वाली चीज़ होती है, जो भी क्रेडिट किया जाएगा उसको हम 2 से डिनोट करते हैं। 2 का मतलब क्रेडिट ही है, तो हम रोहित को यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं। तो यही पे मैंने कुछ इसमें नरेशन लिखी होती है, नरेशन ब्यौरा इस ट्रांजैक्शन के बारे में कि क्या हो रहा है। बीइंग कैश रिसीव्ड, कैश प्राप्त किया जा रहा है रोहित से, तो हम ये एंट्री इस तरीके से पोस्ट करेंगे। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।